पैसे से ही पैसा बनता है और स्टॉक मार्केट से बेहतर एग्जांपल इस स्टेटमेंट के लिए और कुछ हो भी नहीं सकता। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही एक्टिवली करते हैं, स्पेशली जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि उनका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो काफी रिड्यूस हो सकता है। और ये स्टेप आई थिंक बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स के थ्रू यूज किया जाता है, मैं भी यूज करता हूं एंड आपको भी करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टिंग भी करते हो और ट्रेडिंग भी करते हो तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें इसके बारे में बताऊंगा कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितने अमाउंट आप इसमें यूज कर सकते हो, किस तरीके का प्रोसेस है, सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेजिंग किसे कहते हैं। तो सपोज मान लो आपका एक पोर्टफोलियो है, ठीक है, आपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बाय करके रखे हुए हैं, आपके कुछ डिफरेंट स्टॉक्स हैं और उस सारे पोर्टफोलियो की एक वैल्यू होगी, ठीक है। उस वैल्यू को आप एज अ कोलैटरल रख के आप उस वैल्यू के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो बिना किसी पैसे के। सपोज आपको एक एग्जांपल मैं समझाता हूं कि आपके इस पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी वैल्यू 1 लाख रुपए है। आप उन स्टॉक्स को कोलैटरल डाल के प्लेज करके आप वो 1 लाख रुपए यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में, और उस ट्रेडिंग में उस 1 लाख रुपए के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसको कहते हैं हम लोग प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग होता है, जो हम ऑलरेडी ओन करते हैं, उन शेयर्स को हम लोग कोलैटरल डालते हैं, प्लेज करते हैं और उनके बिहाफ पे जो उनकी वैल्यू होती है उनके वैल्यू पर हम लोग पैसा लेकर ट्रेड करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। अब इसमें आप कौन कौन सी चीजें ट्रेड कर सकते हो, ये इसमें आप ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर्स बाय, फ्यूचर सेल्स, ऑप्शन बाय, ऑप्शन सेल्स। मतलब आप सिर्फ डेरिवेटिव ट्रेड ही कर सकते हो, आप स्टॉक्स को प्लेज करके स्टॉक्स नहीं बाय कर सकते हो। तो ये एक लिमिटेशन है, आपको सिर्फ डेरिवेटिव्स ही ट्रेड कर पाओगे। तो दूसरी बात होती है कि जब भी आप प्लेजिंग के लिए जाओगे तो आपको कुछ टर्म्स जानना जरूरी है, जैसे कि हेयर कट, ठीक है। तो सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके स्टॉक की वैल्यू 1 लाख रुपए है, आप 1 लाख रुपए की ट्रेड कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपको ड्यू टू वोलेटिलिटी के कारण, क्योंकि शेयर्स की तो वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, तो उस वोलेटिलिटी को नजर रखते हुए ब्रोकर्स क्या करते हैं कि एक हेयर कट लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपकी 1 लाख की वैल्यू है, तो आपको जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो वैल्यू मिलेगा, जो मार्जिन मिलेगा, हो सकता है 80,000 मिले या 90,000 मिले या 70,000 मिले। तो जो 10%, 20%, जो 30% का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं हम लोग हेयर कट, ठीक है। ये आपका ब्रोकर आपको रखेगा ताकि अगर मान लो शेयर्स की वैल्यू में ऊपर नीचे हो तो वो मैनेज हो सके, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं हेयर कट। हालांकि जब आप इसको अनप्लेज करोगे तो आपकी जो करंट वैल्यू है उसके हिसाब से होगा, ये हेयर कट भी आपको वापस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये हेयर कट ब्रोकर आपका रख लेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ वोलेटिलिटी को मैच करने के लिए इसको हेयर कट को यूज करते हैं ब्रोकर्स। तो नेक्स्ट बात है कि आप कौन कौन सी सिक्योरिटीज है जिनको आप प्लेज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स को आप प्लेज नहीं कर सकते हो, कुछ लिमिटेशंस होती हैं कुछ स्टॉक्स की, और हर एक स्टॉक्स की हेयर कट भी अलग अलग होती है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना, और ये कहां मिलेगा वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। यहां पे आपको लिस्ट है, ये ज़रोदा का लिस्ट है, ये स्टॉक्स में आपको दिखा देता हूं, नॉन कैश कंपोनेंट। यहां पे आपको कुछ स्टॉक्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1400-1500 स्टॉक्स हैं आपको। तो ऑलमोस्ट जितने भी आपके पोर्टफोलियो होंगे वो सारे आप कर सकते हो, और नहीं कर सकोगे तो आप यहां पे चेक कर लेना, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड्स को भी प्लेज कर सकते हो। अब जैसे मैं कैश कंपोनेंट्स में आता हूं, तो ETFs, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें आप प्लेज कर सकते हो और इसके बिहाफ पे आप ट्रेडिंग के लिए मार्जिन उठा सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, ठीक है। ऊपर लेके जाता हूं तो यहाँ पे आपको ETFs, लिक्विड फंड्स, कोटक के लिक्विड फंड्स, सारी चीजें हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। ETFs भी है, अगर मैं यहाँ पे देखो निफ्टी बीज है, लिक्विड बीज है, ICICI लिक्विड्स है, बीज है। तो ये सारी चीजें ETFs भी आपको दिख जाएंगे, और सबका हेयर कट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 12.5%। मतलब अगर आपका 100 रुपीज का वैल्यू है तो आपको 87.5% आपको 87.5 रुपीज आपको मिलेगा ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हेयर कट के हिसाब से भी आपको यहाँ पे दिखा है, तो आप यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। तो एज एन ट्रेडर, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट उठाते हैं। सपोज मान लो आपने डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में कोई इन्वेस्ट कर रखा है जो कि काफ़ी सेफ होता है, जैसे भारत बॉन्ड ले लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है, वो काफ़ी सेफ है। 7-7.5% का आपको रिटर्न भी दे रहा है, ईयरली आपको 7-7.5% का रिटर्न मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप ट्रेडिंग के से आप अपना कैपिटल अप्रिशिएट करते हो उस मार्जिन पर, जैसे आपने भारत बॉन्ड में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उस पे आप कुछ हेयर कट लेके 4 लाख रुपए भी आपके पास हैं, मार्जिन मिल रहा है, उस 4 लाख रुपए को आप यूज कर सकते हो। तो आप डबल एक ही पैसे को
दो जगह यूज करके आप डबल रिटर्न उठा सकते हो। तो इसका बेनिफिट बहुत अच्छा से मिलता है और बहुत सारे ट्रेडर्स इसीलिए इसको यूज करते हैं। तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, बॉन्ड्स में करो, म्यूचुअल फंड्स में करो या स्टॉक्स में करो, जिसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के लिए। बट क्लैश ये है कि आपको ट्रेडिंग आना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग आप अच्छा खासा कर लेते हो, प्रॉफिटेबल हो, तभी आप इसको यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप प्लेजिंग के लिए जा रहे हो। तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी चाहिए कि तो आपका ब्रोकर है वो कितना चार्ज ले रहा है आपको प्लेजिंग के लिए, मतलब आप जो प्लेज कर रहे हो उसमें प्लेजिंग एंड अनप्लेजिंग के लिए कितने चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपको एक्स्ट्रा कैश कंपोनेंट रखना है, मतलब एक्स्ट्रा कैश आपको एज अ मार्जिन होल्ड करके रखना है। सपोज मान लो आपकी जो पोर्टफोलियो है वो 2 लाख रुपए की पोर्टफोलियो, ठीक है, और आपको हेयर कट के बाद 1.5 लाख रुपए आपको मार्जिन मिला एज अ ट्रेड करने के लिए। तो अब यहां पे आप बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए सपोज, ठीक है। तो वहां पे अगर आप एक्स्ट्रा कैश नहीं रखोगे, सपोज मान लो आपको लॉस होता है, चलो मान लो 10,000 रुपए का आपको लॉस हो गया, तो आपका जो अमाउंट है वो आपके शेयर्स की वैल्यू में से घटेगा, ठीक है। तो वहां पे आपको ब्रोकर भी आपको कॉल करके वार्न कर सकता है उसके चार्जेस के लिए, एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए, नेगेटिव मार्जिन चार्जेस के लिए। तो उस चीज के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए आप ये रखो कि जैसे 1.5 लाख रुपए आपको मार्जिन मिल रहा है और 1.5 लाख रुपए ही सिक्योरिटी का दाम है एक ट्रेड करने के लिए, तो आप एटलीस्ट 50,000 एक्स्ट्रा रखो एज अ कैश मार्जिन मेंटेन करने के लिए, ताकि आपका जो प्लेजिंग अमाउंट है वो इफेक्ट ना हो और आपको एक्स्ट्रा चार्जेस ना देने पड़े, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसके चार्जेस क्या क्या लगते हैं। तो अब ये जो चार्जेस हैं ये डिफरेंट ब्रोकर्स पे डिपेंड करती है। जैसे ज़रोदा है, आपको प्लेजिंग पे 30 रुपीज लेगा पर स्क्रिप्ट, मतलब हर एक स्टॉक पे आपको 10 स्टॉक है, आपने एक स्टॉक का प्लेज लिया है तो उस पे आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे, दूसरे स्टॉक का प्लेज लिया तो उस पे आपको 20-30 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये 30 रुपीज उनकी चार्जेस हैं प्लेजिंग का, और अनप्लेजिंग का उनका कोई चार्जेस नहीं है। प्लस इसमें जीएसटी लगता है, जो भी आपकी प्लेजिंग की वैल्यू होगी, जो भी आपकी स्टॉक की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आपका जीएसटी लगेगा। ग्रो ऐप है, आपको प्लेजिंग पे कोई चार्जेस नहीं है, अनप्लेजिंग पे आपको 20 रुपीज है। आप 5 पैसा देखो 12.5 रुपीज प्लेजिंग एंड अनप्लेजिंग पे है। तो डिफरेंट ब्रोकर्स के डिफरेंट चार्जेस होते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि आप ब्रोकर चेक कर लो। दूसरी बात मैंने ये भी बोला था कि आपको कैश कंपोनेंट रखना चाहिए। अगर मार्जिन आपका नेगेटिव में जाता है, सपोज मान लो 20,000 का नेगेटिव में चला जाता है, तो उसमें आपको ब्रोकर पर दिन 0.05% आपको नेगेटिव चार्जेस लगेगा जो लो बैलेंस है, प्लस जीएसटी पर दिन, ठीक है। तो वो मार्जिन को, वो पेनल्टी को अवॉइड करने के लिए एक्स्ट्रा कैश हमेशा रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि इसको प्लेज कैसे करना है, मतलब इस प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो मैं ज़रोदा के एग्जांपल लेता हूं क्योंकि ज़रोदा वास्ट यूजर्स आई थिंक ज़रोदा के ही हैं। तो आपको क्या करना है, ज़रोदा के प्रोफाइल में जाना है, वहां पे आप अपने पोर्टफोलियो में जाओ, पोर्टफोलियो के बाद आप अपने होल्डिंग्स में जाओ, होल्डिंग्स में आपको जितने भी स्टॉक्स हैं वहां पर आप ऑप्शंस आपको दिखेंगे, इसको प्लेज करना है। तो जैसे आप प्लेज पे क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे एनएसडीएल या सीडीएसएल के किसी भी एक वेबसाइट पर। वहां पे आपको ऑथेंटिकेशन आएगा, जो आपने फोन नंबर दे रखा, वहां पे ओटीपी डालोगे, वहां पे आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपका जो शेयर्स है वो प्लेज हो चुका है, ठीक है। और आई थिंक यही ऑप्शन सारे ब्रोकर्स के पास हैं। इसी तरह आप जो भी आपके होल्डिंग्स है उसमें आपके ऑप्शंस दिख जाएंगे प्लेजिंग के, और जिनमें अगर नहीं दिख रहा तो ये समझ लो कि वो स्टॉक्स प्लेजिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब इसको अनप्लेज कैसे करें, ठीक है। तो अनप्लेज करने के लिए कुछ नहीं है, जैसे आपको यहाँ पे मैंने ज़रोदा का ही आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर आपका कोई स्टॉक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक अनप्लेज का ऑप्शन आएगा। तो आपको जितने शेयर्स आपको अनप्लेज करने हैं या जितने आपने टोटल कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट पे यहाँ पे डाल के आप सबमिट कर लो। जैसे ही सबमिट करोगे आपको वो यहाँ पर दिख जाएगा। बट इसमें एक कैच ये है, जब भी आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तब, अब जैसे मान लो आपने उसको ऑलरेडी यूज कर रखा ट्रेडिंग के लिए, आपने होल्ड कर रखा कोई ट्रेडिंग पोजीशंस, और तब आप अनप्लेज करोगे तो वो अनप्लेज नहीं होगा। दूसरी चीजें हैं, जब आपका कोलैटरल जो प्लेजिंग अमाउंट है, आपका अगर बैलेंस जो है वो नेगेटिव में, आप लॉस में हो और आप तब अनप्लेज करना चाहोगे, तब आपको कुछ उसको जब तक आप क्लैरिफाई नहीं करोगे तब तक आपको वो अनप्लेज के लिए नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि इफ देयर इज अ नेगेटिव बैलेंस इन द ट्रेडिंग अकाउंट, योर नेगेटिव अमाउंट नीड टू बी क्लियर्ड बिफोर प्लेसिंग द अनप्लेज पेमेंट और रिक्वेस्ट, ठीक है।
तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं टाइमिंग की, कि आपको कब प्लेजिंग के लिए रिक्वेस्ट डालना चाहिए और कब अनप्लेजिंग के लिए रिक्वेस्ट डालना चाहिए। तो प्लेजिंग के लिए ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। जैसे ज़रोदा जो है वो आपको 5 बजे तक का टाइम देती है, कुछ ब्रोकर है 7 बजे तक का टाइम देती है। तो अगर मान लो उस टाइम से पहले, बेसिकली मैं बोलूंगा आप 3:30 बजे से पहले ही कर लो तो ज्यादा बेहतर है। जैसे मान लो आपने 5 बजे से पहले प्लेजिंग का रिक्वेस्ट डाला तो वो अगले दिन आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर उसके बाद आपने प्लेजिंग का रिक्वेस्ट डाला तो वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। 3+1 डे आपका एग्जीक्यूशन टाइम लगता है, ठीक है। और अनप्लेजिंग के लिए भी वही चीज है, बट इसकी जो टाइमिंग है वो 3:30 बजे तक ही लिमिट है। तो आप 3:30 बजे के अंदर अगर आप करते हो तो कल ही आपका वो होल्डिंग में शो कर देगा। अगर 3:30 बजे के बाद करते हो अनप्लेजिंग का रिक्वेस्ट तो आपको वो अगले दिन मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे T+1 डे करेगा, ठीक है। तो ये बातें थी, आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी प्लेजिंग आप कर रहे हो, प्लेजिंग एंड अनप्लेजिंग। तो आई होप आपको प्लेजिंग का ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे आपको यूज करना है, क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।